Okay, now we are going to start action potential in atrial and ventricular myocytes. बच्चों, द मेन चैप्टर वॉज एंटीरिथमिक ड्रग्स, लेकिन ड्रग्स की तरफ जाने से पहले वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ इरिथमिया। देखा जिसमें हार्ट बीट आपकी अफेक्ट हो रही है, आपका कंडक्शन पाथवे अफेक्ट हो रहा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो आखिरी ये इम्पल्सेस जनरेट कैसे होती हैं। इम्पल्स जनरेशन को पढ़ने के लिए हम लोगों ने जी सबसे पहले देखा कि हार्ट में दो तरह के सेल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल और कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स का एक्शन पोटेंशियल आपने स्टडी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। उन्हीं को कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कहते हैं ना। सो बच्चों, इसके बाद वी विल स्टडी कि जी कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट आएगा जिसकी वजह से एरिथमिया होगा। आफ्टर दैट वी विल हैव डिस्कशन ऑन द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन एरिथमिया। ओके, उससे पहले जी आज के टॉपिक के ऊपर आ जाओ, एक्शन पोटेंशियल इन एट्रियल एंड इन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। अच्छा, मायोसाइट्स हार्ट के सेल्स, कौन से हार्ट के सेल्स पढ़ने जा रहे हैं? एट्रिया के और वेंट्रिकल के। बच्चों, लास्ट वाला लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज कर लो। देखो, आपने देखा था कि आपके पास SAAB नोड है या कह लो कंडक्टिंग सेल है। कंडक्टिंग सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल के कितने फेजेस थे? देर वर थ्री फेजेस, राइट? 4, 0 एंड 3। फेज़ 4 का क्या नाम था? स्पॉन्टेनियस फेज़, जिसके अंदर दो चैनल्स ओपन होते थे। आपका फ़नी सोडियम चैनल ओपन था और आपका T टाइप कैल्शियम चैनल ओपन था। ये दो चैनल्स ओपन थे जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल था वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था, राइट? अब ये चैनल्स क्लोज हो गया, आपके पास आ गया फेज़ नंबर 4 के बाद फेज़ नंबर 0। फेज़ 0 आपके पास डीपोलराइजेशन का फेज़ था, अप स्ट्रोक का फेज़ था, जिसके अंदर जी कौन से आपके चैनल्स ओपन हुए? दीज वर दी L टाइप कैल्शियम चैनल्स। अब फेज़ 0 के बाद जिसके अंदर कैल्शियम चैनल ओपन हो चुके थे, अब कैल्शियम चैनल हो गए क्लोज एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दी फेज़ नंबर 3। डाउनवर्ड जा रहे हैं, बैक टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जा रहे हैं। यू आर गोइंग टूवर्ड्स दी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में कौन से चैनल एक्टिव हुए थे? दीज वर दी VGKC, दैट इज़ वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स, जिसने क्या किया था? पोटाशियम की करवा दी थी ई फ्लक्स। अब ई फ्लक्स के बाद मैंने आपको कहा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया भाई, बिल्कुल ही थोड़ी सी देर का। क्यों? क्योंकि आफ्टर दैट देर वाज अगेन स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या ऊपर जा रहा था? इसके अंदर आपके सेल के अंदर अगेन जा रहा था सोडियम। अच्छा, यहाँ तक सारी डिस्कशन कर ली। ये था रिवीजन आपका, ओवरव्यू आपके पिछले लेक्चर का। अब इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं विद द एक्शन पोटेंशियल इन द एट्रियल एंड द वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। बच्चों, अब देखो ये एक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह से आएगा, इसका ग्राफ, इसका फिगर, इसका आउटकम इस तरह से आएगा। इस तरीके से क्यों आया? देखो यहाँ स्टार्ट में एक फ्लैट लाइन है। अच्छा, दैट इज़ फेज़ नंबर 4। फ्लैट क्यों है ये डिस्कशन करनी है, ठीक है? जबकि मैंने आपको SAAB नोड में बताया फेज़ नंबर 4 वाज नॉट फ्लैट। देखो ऊपर की तरफ जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों था? कि बिल्कुल ही थोड़ी सी देर के लिए आया और यू हैव मूव्ड टूवर्ड्स द फेज़ दैट वाज द फेज़ नंबर 4। और फेज़ नंबर 4 में क्या हुआ कि जी देर वाज ओपनिंग ऑफ दी स्लो इनवर्ड सोडियम चैनल्स या फनी चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स। तो उसमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपके पास वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है? अब जी कैसे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, आपके एट्रिया में या फिर आपके वेंट्रिकल्स में? पहले याद करो, मैंने आपको बताया था कि ऐसे नोड से आपका पोटेंशियल मूव करेगा, डीपोलराइजेशन मूव करेगी टूवर्ड्स दी नियर बाय सेल्स। नियर बाय सेल उसका कौन सा था? एट्रिया था, ठीक है? अब मैं आपको कहने जा रही हूँ कि सेल टू सेल कंडक्शन होगी, ऐसे नोड से एट्रिया तक कंडक्शन होगी। एट्रिया आपस में कंडक्शन का प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे? विद दी हेल्प ऑफ दी गैप जंक्शन, जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। देखो वहाँ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके पास फेज़ नंबर 0 था, फेज़ नंबर 0 जो एक अप स्ट्रोक का फेज़ था, जिसके अंदर क्या था कि आपके लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे थे, जिसकी वजह से सेल के अंदर पॉजिटिविटी जा रही थी। ये वो पॉजिटिव आयन थे जो ऐसे नोड से निकलकर, जो ऐसे नोड के सेल्स से निकलकर दूसरे नियर बाय सेल्स में भी जा रहे थे, जैसे कि एट्रिया में जा रहे थे। अब ये वाले जो
डीपोलराइजेशन, ये वाली पॉजिटिविटी जो आपके एडजेसेंट सेल के अंदर गई है, बेसिकली ये वो पॉजिटिविटी है ये जो कि स्टार्ट करवाएगी, इनिशिएट करवाएगी आपके इस वाले यानी कि नियर बाय एडजेसेंट सेल के एक्शन पोटेंशियल को। देखो आपके पास सपोज कर लो दिस इज़ द पेसमेकर सेल जो आप स्टडी कर चुके हो, साइड पे यू हैव द एट्रियल सेल जो आप स्टडी करने जा रहे हो, जिसका एक्शन पोटेंशियल स्टडी करने जा रहे हो। आपके पेसमेकर सेल से क्या हुआ, या आपके कंडक्टिंग सेल से क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस निकले। पॉजिटिव आयंस गैप जंक्शन से होते हुए, देखो दोनों सेल्स के दरमियान क्या है, गैप जंक्शन। ये पॉजिटिव आयंस गैप जंक्शन से होते हुए आपके एट्रिया के अंदर आ गए, और एट्रिया में आने के बाद अब इसने इनिशिएट किया एक्शन पोटेंशियल को, राइट। इसने इनिशिएट किया एक्शन पोटेंशियल को, गैप जंक्शन के थ्रू पॉजिटिव आयंस आए, कहाँ पर आए, आपके एट्रिया के अंदर या आपके कंडक्टिंग सेल्स के अंदर, और जी इन्होंने इनिशिएट करवा दिए एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल को भी जी एक स्टिमुलस मिल गया। अब होना क्या है, देखो साथ में आपके पेसमेकर सेल पड़ा है, दूसरे साइड पे आपका एट्रिया पड़ा है। पेसमेकर और एट्रिया के दरमियान यू हैव दी गैप जंक्शन। इस गैप जंक्शन से क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए जी। ये पॉजिटिव आयंस अंदर आए और आने के बाद इन्होंने क्या काम किया, अब हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट करना है अपना फेज़ ज़ीरो, राइट, फेज़ ज़ीरो। अब इस ग्राफ को जनरेट करने के लिए दोबारा से फिजियोलॉजी रिवाइज करो, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा था कि यू विल ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द टाइम that is represented in milliseconds and voltage that has a unit of millivolts, right। अब क्या होगा कि जैसे ही पेसमेकर सेल्स से पॉजिटिव आयंस आए विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शंस इनटू द एट्रियल सेल्स या वेंट्रिकुलर सेल या कोई भी सेल जो भी साथ में पड़ा हुआ था वहाँ तक आए, तो अब क्या होगा कि इन पॉजिटिव आयंस ने स्टिमुलेट किया, किसको स्टिमुलेट किया, आपके सोडियम चैनल्स को। यहाँ पे आपको ये जो चैनल नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली अ सोडियम चैनल, और जी ये कौन सा सोडियम चैनल है, दैट इज़ दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है। इन पॉजिटिव आयंस ने आपके इन सोडियम चैनल्स को किया एक्टिव, और इन सोडियम चैनल्स को कहा चलो भाई अंदर सोडियम लेकर आओ। सोडियम अंदर आ गई, सोडियम भी पॉजिटिव है, विद इन दी सेल आपकी पॉजिटिविटी बढ़ गई, ठीक है, एकदम से जिस सेल के अंदर क्या हुआ, पॉजिटिविटी बढ़ गई। आपके पास क्या हुआ कि आ गया फेज़ कौन सा, दैट इज़ फेज़ ज़ीरो। फेज़ ज़ीरो का दूसरा नाम है फास्ट अपस्ट्रोक, जिसमें कौन से चैनल इन्वॉल्व है, दीज आर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को एक्टिव कौन करता है, वो वाला पॉजिटिव चार्ज जो आपका नियर बाय सेल से विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शन आया है, राइट। अब जी आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। सबसे पहले आपका जो सेल था दैट वाज एट द रेस्ट, ठीक है। आपका सेल बच्चों इस तरीके से रेस्टिंग पोजीशन पर था, ठीक है। जैसे ही नियर बाय सेल से पॉजिटिव आयंस आए, राइट, कैल्शियम आया, कैल्शियम ने एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट किया। कैसे किया कि इसने एक्टिव कर दिया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से सेल के अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ गई, और आपका जो स्ट्रोक था वो कहाँ पे चला गया, वो अपवर्ड चला गया। क्लियर, इस तरह जी आप अप स्ट्रोक डायरेक्शन में चले गए। आप इस तरह आगे अपवर्ड, ठीक है। ये फेज़ कौन सा है, ये है आपका फेज़ नंबर ज़ीरो, ठीक है। दैट इज़ फास्ट अप स्ट्रोक फेज़, जिसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। अब जी यहाँ फेज़ पे कौन से चैनल्स ओपन हो गए, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ये सोडियम चैनल्स इधर ओपन हो गए, और यहाँ पे सेल के अंदर क्या चला गया, सोडियम आयंस। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, सोडियम की इन्फ्लक्स होगी किसके थ्रू होगी, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के थ्रू हुई। अब एक बात याद रखना, दिस इज़ द फिगर दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। सेंटर में जनाबे वाला ये आपको नज़र आ रही है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यू हैव दी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को अगर आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे देखो, यानी कि इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो ये जी आपका चैनल क्लोज है। चैनल के दो गेट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट गेट इज़, ये जो ऊपर को गेट दिखाया गया है, आप इस गेट को कहोगे दिस इज़ द एक्टिवेशन गेट। फर्स्ट गेट इज़ द एक्टिवेशन गेट, जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, जो जब खुलेगा जब वोल्टेज में कोई चेंज आएगा, जब वोल्टेज बढ़ने जा रहा है, ठीक है। दूसरा गेट है इनएक्टिवेशन गेट, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, जिसने अपने टाइम से ही खुलना है, अपने टाइम से ही बंद होना है। जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हो, -90 मिली वोल्ट पे हो, फिलहाल जी ये चैनल आपका बंद है। गैप जंक्शंस के थ्रू पॉजिटिव आयंस आपके आए सेल के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के अंदर। अब जी उसने क्या किया, सोडियम चैनल को किया ओपन। सोडियम चैनल को बेसिकली इसने ओपन कैसे किया कि आपका सोडियम चैनल पे जो एक्टिवेशन गेट था उसको खोल दिया। देखो पहले ये एक्टिवेशन गेट क्लोज था, जैसे ही गैप जंक्शंस के थ्रू पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए, इसने सोडियम चैनल्स को एक्टिव कैसे किया, सोडियम चैनल्स के इस एक्टिवेशन गेट को कर दिया ओपन। जैसे ही सोडियम चैनल्स का एक्टिवेशन गेट ओपन हुआ, अब जी आपका इनएक्टिवेशन गेट इज़ ऑलरेडी ओपन। यहाँ से जी अब सोडियम आयंस आपके सेल के अंदर आ जाएंगे, राइट। सोडियम आयंस आपके सेल के अंदर आ गए। जब सोडियम आयंस सेल के अंदर आ गए, नाउ आपका स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ओपन हुआ एक्टिवेशन गेट, इसने सोडियम को अंदर ले आया, स्ट्रोक को ऊपर मूव किया, यानी कि वोल्टेज आपका पॉजिटिविटी की तरफ गया। देखो -90 से 0 से ऊपर चला गया, 0 से ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आनी है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, नाउ दिस इज़ अ डीपोलराइजेशन फेज़, ठीक है। अब जी क्या होगा, गेट था ओपन, राइट, गेट ओपन था। इस टाइम पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जिस टाइम पे सोडियम आयंस आपके सेल के अंदर जाते हैं, उस टाइम पे इनएक्टिवेशन गेट और एक्टिवेशन गेट का क्या स्टेटस है। द आंसर इज़ सोडियम आयंस हमेशा आपके सेल के अंदर तब जाएंगे व्हेन द एक्टिवेशन गेट इज़ ओपन and inactivation gate, this inactivation gate is also open, right. Your activation gate is voltage dependent, your inactivation gate is time dependent, इसने अपने टाइम से ही बंद होना है, इसको वोल्टेज कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, आफ्टर टाइम क्या होगा, आपका इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इनएक्टिवेशन गेट जब बंद होगा, ठीक है, इस स्टेज पे क्या सोडियम आपके सेल के अंदर आ सकता है, नहीं जी, इस टाइम पे भी सोडियम आपके सेल के अंदर नहीं आएगा। आपके ये एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट इन अ वेरी यूनिक मैनर काम करते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट मैनर पे काम करता है आपका एक्टिवेशन गेट, और टाइम डिपेंडेंट मैनर पे काम करता है आपका इनएक्टिवेशन गेट, ठीक है। अब ये दोनों गेट्स इन अ सिंक्रोनाइजेशन काम करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं कि डीपोलराइजेशन एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है। जब एक दफ़ा डीपोलराइजेशन हो गई, एक दफ़ा आपका स्ट्रोक ऊपर की तरफ चला गया, आफ्टर डैट जब तक कि आपका सेल सारे फेजेस से नहीं गुजरेगा, दोबारा से डीपोलराइजेशन नहीं होगी। आफ्टर डीपोलराइजेशन फेज़ आपके सेल को जी फेज़ 1, 2, 3 से गुज़रना पड़ेगा, रेस्टिंग स्टेज पर आना पड़ेगा। उसके बाद जी आपका फेज़ नंबर 1 जो कि डीपोलराइजेशन का फेज़ है, जिसमें आपके सोडियम चैनल्स इन्वॉल्व हैं, फिर वो आफ्टर दैट साइकिल वो ओपन होंगे, अदरवाइज़ ओपन नहीं होंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस वोल्टेज और टाइम डिपेंडेंट मैनर में चलता है, जिसकी वजह से जी डीपोलराइजेशन एक कंट्रोल्ड मैनर में हो रही है। आपका जो एक्टिवेशन गेट है वो जी उसने डीपोलराइजेशन करवाई वोल्टेज पे डिपेंड करने के बाद, वोल्टेज ने इसको ओपन या क्लोज़ किया, ठीक है। आपका जो इनएक्टिवेशन
गेट है, अगर तो वो क्लोज है, इस क्लोज्ड स्टेट में भी ये सोडियम को अंदर आने नहीं देगा, रिगार्डलेस इसके बावजूद के आपका एक्टिवेशन गेट ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि सोडियम आपके सेल के अंदर जाए तो एट दैट टाइम आपका एक्टिवेशन गेट, दिस इज एक्टिवेशन गेट, और इनएक्टिवेशन गेट बोथ मस्ट बी ओपन। ठीक है, जब आपका फेज 0 जो कि डीपोलराइजेशन का फेज़ है वो कंप्लीट हुआ, अब आपके सोडियम चैनल्स ने कर जाना है क्लोज। यहाँ पर आके आपके सोडियम चैनल्स हो गए क्लोज। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्लोज चैनल्स हो गए। अब फेज़ 0 के बाद यू हैव टू मूव टू वर्ड्स दी फेज़ नंबर 1। अब फेज़ नंबर 1 में क्या है, फ़िलहाल जी पॉजिटिविटी अंदर चली गई, आपके सेल की इनसाइड इज़ मोर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट ने अब क्या करना है, इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट ने आगे जाकर काम करना है। क्या करना है जी, ये जो आपके सोडियम की वजह से पॉजिटिविटी अंदर चली गई है, पॉजिटिव आइंस अंदर चले गए हैं, इन पॉजिटिव आइंस ने आगे जाके जी एक्टिव करना है 2 चैनल्स को, 2 चैनल्स की करवानी है ओपनिंग। पहला चैनल कौन सा है, दैट इज़ वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल, राइट। और दूसरा चैनल कौन सा है, दैट इज़ दी कैल्शियम चैनल। लेकिन कौन सा कैल्शियम चैनल, आपने टी टाइप भी पढ़ा है, एल टाइप भी पढ़ा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एल टाइप कैल्शियम चैनल। ठीक है, अब पहले जी यहाँ मेरे पास आ गया दैट इज़ एल टाइप कैल्शियम चैनल। ठीक है बच्चों, अब इन पॉजिटिव आइंस ने सबसे पहले कौन से चैनल को ओपन करना है, इन पॉजिटिव आइंस ने सबसे पहले जनाबे वाला ओपन कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया आपके कौन से चैनल को, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स को। जैसे ही वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन हुए, इनकी ओपनिंग से क्या होगा कि पोटाशियम आइंस जो आपके सेल के अंदर थे अब वो सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट से निकलकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। यानी कि अब आपके सेल के अंदर की पॉजिटिविटी कम होने लगी, तो इस स्टेज पे क्या होगा, एक आपके पास डिप बन जाएगी, एक डिप्रेशन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आया। दिस इज़ एक्चुअली दी फेज़ 1। ठीक है, डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके सेल के अंदर की कम हो गई। अब जी यहाँ पर आपके कौन से चैनल ओपन हैं, योर पोटाशियम चैनल्स। पोटाशियम चैनल्स आपके ओपन हैं, दैट इज़ दी फेज़ नंबर 1 पे पोटाशियम चैनल्स ओपन है, योर पोटाशियम चैनल्स विल रिमेन ओपन। अब आपके पोटाशियम चैनल ओपन हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि आपके जी पॉजिटिव आइंस जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, जो सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से आपके सेल के अंदर आ गए थे, इन पॉजिटिव आइंस ने अब किसको स्टिमुलेट किया, इन्होंने अब स्टिमुलेट किया या ओपन किया आपके एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को। इसने जी इन एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की भी करवा दी ओपनिंग या एक्टिवेशन, जिसकी वजह से अब क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब जब कैल्शियम सेल के अंदर आया तो क्या सेल के अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, जी हाँ, सेल जी क्या हो गया, मोर एंड ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, आपका सेल हो गया पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिविटी की वजह से क्या हुआ, देखो आपका पोटाशियम क्या कर रहा था, पोटाशियम सेल से बाहर जा रहा था, सेल की पॉजिटिविटी हो रही थी कम, लेकिन यहाँ पे जी कुछ हद तक कैल्शियम आ गया अंदर, और इस कैल्शियम ने क्या किया कि सेल के जो पॉजिटिव आइंस का लॉस था उसे बैलेंस करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जी अब क्या काम हो रहा है बच्चों, अब यहाँ पे जी आपके पास आ गई एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्यों ये लाइन एक ऊपर क्यों नहीं गई, भाई ऊपर इसलिए नहीं गई, इस स्टेज के ऊपर आपके
पोटाशियम चैनल्स भी ओपन हैं जो कि पॉजिटिव आइंस को सेल्स से बाहर लेकर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इस स्टेज पे क्या हुआ, आपके कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो गए जो कि सेल के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब जी ये जो फेज़ 1 और इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन वाला फेज़ है दैट इज़ एक्चुअली दी फेज़ नंबर 2। इनको कहते क्या हैं, फेज़ 1। बच्चों फेज़ 1 का नाम है पार्शियल रीपोलराइजेशन फेज़। ठीक है, पार्शियल रीपोलराइजेशन फेज़। अब ये जो फेज़ 2 है, इस फेज़ 2 का आपके पास नाम है प्लेटू फेज़। प्लेटू फेज़ क्या कर रहा है, प्लेटू फेज़ आपके पोटाशियम के लॉस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बाय ओपनिंग दी कैल्शियम चैनल्स। और कैल्शियम चैनल कौन सा कैल्शियम चैनल है, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल। यहाँ तक आप पहुँच गए। नाउ दिस इज़ द टाइम टू मूव डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स रीपोलराइजेशन की तरफ जाना है भी। अब रीपोलराइजेशन के फेज़ में क्या होने वाला है कि आपकी जो स्लोप है दैट इज़ या पोटेंशियल है वो नेगेटिविटी की तरफ जाने लगा है, यहाँ पर आने लगा है। इस तरीके से नीचे कैसे आता है, जब कोई लॉस होता है, पॉजिटिव आइंस का लॉस होता है भाई, इस फेज़ नंबर 3 में क्या होगा, पोटाशियम आइंस जो हैं वो कंटिन्यूसली आपके सेल्स से बाहर जा रहे हैं। तो स्टिल यहाँ पे आपके पोटाशियम चैनल्स आर ओपन। लेकिन यहाँ पर एक और मज़े का काम क्या होने वाला है जो आपने याद रखना है। मैं बात किस फेज़ की करूँ, फेज़ नंबर 3 की। तो बच्चों फेज़ नंबर 3 में अब क्या है कि आपको अभी मैंने बता दिया कि आपके वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स आर ओपन। लेकिन एक और काम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनाबे वाला आपके पास जो कैल्शियम पिछले फेज़ के अंदर आया था दैट वाज इन द फेज़ नंबर 2। ठीक है, अब हमने इस कैल्शियम को क्या करना है, इसको स्टोर कर देना है, सेल के अंदर कहीं छुपा देना है, स्टोर कर देना है, या फिर इसको सेल से बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब आपको अगर याद हो जब डाइजॉक्सिन भी स्टडी की थी तो आपके सेल के अंदर देर इज़ एन ऑर्गेनल। वो ऑर्गेनल क्या है, दैट इज़ दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो तो आपने डाइजॉक्सिन में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी कि जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती थी, कैल्शियम को स्टोर करती थी। कैसे स्टोर करती थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जी देयर वर सीक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन जो क्या करती थी, कैल्शियम को कैच करती थी और अब जाकर स्टोर कर देती थी। अब जब कोई इम्पल्स आती थी जो कि कैल्शियम को अंदर लेकर आती थी, वो इम्पल्स क्या करती थी, वो अंदर स्टोर्ड कैल्शियम को कहती थी कि नहीं जी बाहर आओ। कैसे कहती थी कि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर थे रिसेप्टर्स, और उन रिसेप्टर्स का क्या नाम था, दीज रिसेप्टर्स वर दी राइनोडाइन टाइप 2 रिसेप्टर्स, RY/R2 रिसेप्टर्स। ये जो कैल्शियम आती थी, ये जो कैल्शियम आई है, ये जी आपके राइनोडाइन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर करती थी बाइंड करने के बाद क्या करती थी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहती थी कि कैल्शियम को रिलीज़ कर दो। सो दिस वाज कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम आई और अंदर के कैल्शियम को रिलीज़ कर दिया, दिस वाज कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। ठीक है, तो भाई ये वो मैकेनिज़्म था जो आपने पढ़ा था, इसको भी फ़िलहाल याद नहीं करना, इसको भूल जाओ बच्चों। अब मैं आपको बता रही थी कि जी हम लोग आ गए फेज़ नंबर 3 पे। फेज़ नंबर 3 पे क्या होना था कि जी मेरे वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स आर ओपन जो कि पॉजिटिविटी को सेल के अंदर से बाहर लेके जा रहे हैं, इस वजह से मेरा ग्राफ नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है। अब दूसरा काम, ये जो मेरे पास अंदर इतनी ये जो कैल्शियम इकट्ठी हुई है, इसको भी तो मैंने कहीं इधर उधर करना है ताकि जी वापस मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ सकूं, वापस नेगेटिविटी की तरफ आ सकूं। अब इसके लिए क्या होगा कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कर दूँ स्टोर, अदरवाइज़ क्या करूँ, किसी पंप के थ्रू इसको सेल से निकाल दूँ बाहर। हम दोनों काम करने जा रहे हैं। ये जो बच्चों कैल्शियम आई है, अब इस कैल्शियम ने क्या करना है, ये कैल्शियम एक पंप के थ्रू आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चली जाएगी। अच्छा जी, अब वो पंप कौन सा है और कहाँ पर लोकेटेड है बच्चों, आपके सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है दैट इज़ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर यू हैव अ पंप का नाम है SERCA, दैट इज़ सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase। देखो मैंने कहा ना S फॉर सार्को, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम,
C फॉर कैल्शियम, A फॉर ATPase। ये पंप क्या करेगा, सेल के अंदर की कैल्शियम को उठाएगा और क्या करेगा, उठाने के बाद आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाएगा। ये जी कैल्शियम होगी स्टोर। अब एक और मैंने आपको कहा कि हमने काम करना है, वो काम क्या करना है कि हमने ये जो मेरे पास कैल्शियम है इसको सेल से भी बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या होने वाला है बच्चों कि ये कैल्शियम उठेगा आपके सेल में, यू हैव अ पंप, सेल हैज़ अ पंप। उस पंप का क्या नाम है, PMCA। P फॉर प्लाज्मा, M फॉर मेम्ब्रेन, C फॉर कैल्शियम, A फॉर ATPase। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम ATPase पंप है। वो क्या करेगा, इस कैल्शियम को उठाएगा और उठाने के बाद सेल के बाहर फेंक देगा। ठीक है। कैल्शियम का क्या हुआ, सबसे पहली बात कि कैल्शियम की स्टोरेज होगी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। दूसरा काम क्या हुआ कि जी एक पंप जो आपके सेल के अंदर मौजूद है उसने कैल्शियम को उठाया, उठा के सेल के बाहर फेंक दिया। सेल के अंदर की पॉजिटिविटी कम होगी कि आपका ग्राफ नीचे नेगेटिविटी की तरफ चला गया। तो दिस इज़ हाउ कि भी आप लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ मूव कर गए हो बाय द हेल्प ऑफ द सिक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन्स, जो कैल्शियम को उठाती थी और आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फेंक देती थी। ठीक है। अभी मैंने आपको एक नए पंप का नाम बताया, दैट इज़ द सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase पंप, जो कि जी जनाबे वाला क्या करता है, कैल्शियम को उठाता है और आपके सेल के अंदर फेंक देता है। उसके बाद जी मैंने आपको बताया सेल के बाहर आपकी कैल्शियम कैसे जाएगी, विद द हेल्प ऑफ एन अदर पंप, और उस पंप का क्या नाम है, दैट इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम ATPase। ठीक है। सेल नेगेटिविटी की तरफ आ गया, क्या सेल आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ गया जी। अब आप आगे हो फेज़ नंबर 4 के ऊपर बच्चों। फेज़ नंबर 4 जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का फेज़ है, ये वो फेज़ है, दिस इज़ द टाइम ऑफ द डायस्टली, जब हार्ट की फिलिंग हो रही है। दिस इज़ द टाइम के जी अब जी फेज़ 4 के बाद जब नेक्स्ट पोटेंशियल आएगा, जब नेक्स्ट वोल्टेज चेंज आएगा, तो अब पूरी की पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी। सो दिस वाज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द व्हाट, ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की एग्जांपल क्या आती है, एट्रियल सेल्स एंड द वेंट्रिकुलर सेल्स।